नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है कैश बुक, इसमें कल हमने जो एग्जाम्पल किया था वो किया था सिंपल कैश बुक का। आज अपने करेंगे 2 कॉलम कैश बुक का। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल कैश बुक में अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का, और 2 कॉलम कैश बुक में कैश के साथ डिस्काउंट का कॉलम होएगा, और उसमें वो डिस्काउंट आएगा जो अपने देनदारों को तो डिस्काउंट देते हैं और लेनदारों से प्राप्त करते हैं। तो आज अपने उसका एक एग्जाम्पल करेंगे। फ़र्क इतना सही करना, आपको अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मोदी ब्रदर्स की द्विस्तंभीय रोकड़ बही तैयार कीजिए। नंबर 1, उसने 50,000 रुपये नगद लगाकर उसने 50,000 रुपये नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। नंबर 2, उसने 20,000 का नगद माल बेचा। नंबर 3, उसने दिनेश को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। नंबर 4, नगद माल खरीदा 20,000 का तथा दिनेश से रमेश से उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा 10,000 रुपये का। नंबर 5, दिनेश ने पूर्ण भुगतान में 9,500 रुपये चुकाए। नंबर 6, रमेश को 8,000 रुपये नगद चुकाए तथा 2,000 रुपये का बट्टा प्राप्त किया। नंबर 7, मजदूरी चुकाई 200 रुपये तथा वेतन चुकाया 5,000 रुपये। नंबर 8, राहुल को
1,000 देने थे, 900 देकर भुगतान चुकता किया। मान लेते हैं अपने पास ये 8 एंट्री है। अब अपने को क्या करना है इसमें, देखो हमें बनानी है इसमें 2 कॉलम कैश बुक। बनानी क्या है, 2 कॉलम कैश बुक बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, देखो ऊपर हेडिंग डालेंगे 2 कॉलम कैश बुक। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अगर व्यापार पुराना हो तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अपनी बैलेंस लिखते हैं। लेकिन इसमें देखो नया व्यापार प्रारंभ किया है, नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसकी एंट्री अपने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है, यानी बिजनेस में कैश आती है। और मैंने कल आपको बताया था ये जो डेबिट साइड होती है वो कैश बुक की रिसिप्ट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो पेमेंट साइड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कैश बुक में रिसीव करेंगे। रिसीव क्यों करेंगे, क्योंकि जब व्यापारी और व्यापार दोनों क्या है, अलग अलग है और व्यापारी ने व्यापार में पैसे लगाए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो डेट हमारे पास मान लो नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या करोगे, टू कैपिटल अकाउंट, LF वाला कॉलम खाली छोड़ दो। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, जो अमाउंट वाले ना इसके 2 टुकड़े करो साथ में। अमाउंट वाले कॉलम के क्या करने हैं आपको, 2 टुकड़े। एक तो इसमें किसका होएगा, कैश का, और एक किसका होएगा, डिस्काउंट का। इसी तरह इधर करो, एक कैश का और एक किसका हो जाएगा, डिस्काउंट का। तो 2 कैपिटल, तो इसमें तो सिर्फ कैश वाले में आएंगे और कैश वाले में अमाउंट अब आएगी 50,000, यानी 50,000 रुपये आएंगे। कितने रुपए आएंगे, 50,000। अब देखो उसके बाद उसने 20,000 रुपये का नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचें तो कैश क्या होती है, रिसीव होती है। जब नगद माल बेचते हैं तो कैश क्या होएगी, अपने रिसीव होएगी। तो कैश रिसीव होएगी तो क्या करना आपको, देखो एंट्री अपनी क्या होती है, जब नगद माल बेचते हैं तो कैश टू सेल्स होती है। तो इसमें क्या आएगा, टू सेल्स आएगा, 2 सेल्स। और रकम कितनी है, 20,000 रुपये। तो कैश वाले में कितना आएगा, 20,000 रुपये आएगा। कितना आ गया, तो 2 सेल्स 20,000 आ गया। अब उसने दिनेश को 10,000 का उधार माल बेचा। जब उधार माल बेचेंगे तो उधार माल बेचने की कोई प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक में तो नगद आने और नगद जाने पर ही एंट्री होती है। तो जब उधार माल बेचेंगे तो न तो इससे नगद आएगा और न इससे नगद जाएगा।
तो इसलिए क्या करोगे, जब नया नगद आया और नया नगद गया तो इसकी एंट्री इसमें नहीं करोगे आप, इसको छोड़ो। नगद माल खरीदा 20,000 का, जब माल नगद खरीदेंगे तो कैश जाएगा। जब माल नगद खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होती है। जब माल को क्या करते हैं, नगद खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेज टू कैश होती है। तो इसमें क्या करेंगे, कैश में बाय परचेज लिखेंगे। इससे रुपए गए हैं, बाय परचेज अकाउंट। अब बाय परचेज कितने रुपए से होएगा, नगद माल कितने का खरीदा है, तो कैश तो 20,000 का खरीदा है, तो कैश तो आ गया अपना 20,000। फिलहाल डिस्काउंट में एक बार कुछ नहीं आएगा। और उधार माल खरीदा है, कितने का खरीदा, 10,000 का। उधार माल खरीदा 10,000 का, तो उधार माल खरीदने की एंट्री इसमें नहीं होती। जब उधार माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदने की एंट्री इसमें नहीं होएगी, क्योंकि इसमें तो जब भी होती है जब नगद में माल खरीदें या बेचे, रुपए आए या जाए, तो इसकी एंट्री इसमें नहीं की जाएगी। उसके बाद देखो, दिनेश ने पूर्ण भुगतान में 9500 रुपये चुकाए। जब अपने जनरल वाला लेसन किया था तो मैंने बताया था कि अगर जहाँ पर आता है कि पूर्ण भुगतान में इतने चुकाए हैं, तो अंतर की राशि को क्या माना जाता है, अंतर की राशि डिस्काउंट मानी जाएगी। तो इसमें मान लो कि हमें दिनेश को हमने 10,000 का उधार माल बेचा था और उसने पूर्ण भुगतान में कितने रुपए चुकाए हैं, पूर्ण भुगतान में 9500 रुपये चुकाए हैं। पूर्ण भुगतान में कितने चुकाए हैं, पूर्ण भुगतान में 9500 रुपये चुकाए हैं। अब पूर्ण भुगतान में जब 9500 चुकाए, लेना कितना था 10,000, पूर्ण भुगतान में 9500 चुकाए, तो अंतर की राशि को आपको डिस्काउंट मानना पड़ेगा। तो क्या करना है, इससे भी रुपये क्या हुआ है, देखो रुपये प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्ति साइड ये है। अगर नगद माल बेचते हैं तो टू सेल्स आता है, लेकिन उधार बेचते हैं और बाद में प्राप्त करते हैं तो उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे रुपए प्राप्त किए हैं। तो इसमें रुपए प्राप्त किससे किए हैं, दिनेश से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टू दिनेश, क्या करना है, टू दिनेश। और अमाउंट कितनी प्राप्त हुई, कैश तो हमें मिला 9500, तो कैश वाले में कितना लिखोगे आप, 9,500 लिखोगे। और डिस्काउंट वाले में कितना लिखोगे, 500 लिखोगे। यानी 10,000 लेने थे और उसने पूर्ण भुगतान में कितना दिया, 9,500 दिया है। तो कैश में तो कितना आ गया, 9500, और डिस्काउंट में कितना आ गया, 500 आ गया। फिर रमेश को 8,000 रुपये नगद चुकाए, 2,000 रुपये का बट्टा प्राप्त किया। अब देखो रमेश से हमने कितने का माल उधार खरीदा था, 10,000 का माल उधार खरीदा और उससे रुपए कितने दिए, 8,000 ही दिए। और उसने क्या कर दिया, 2,000 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट कितने का दिया, 2,000 का। तो कैश में तो कितना आएगा, 8,000 आएगा, और डिस्काउंट वाले में कितना आएगा, 2,000 आएगा। क्या लिखोगे, अमाउंट गई तो बाय रमेश। तो कैश में कितना आया, कैश में आएगा अपना 8,000 और डिस्काउंट में कितना आया, 2,000। उसके बाद है मजदूरी चुकाई 200 और वेतन चुकाया 500। तो जब मजदूरी चुकाएं और वेतन चुकाए, दोनों दशाओं में क्या होता है, पैसे जाते हैं। जब मजदूरी चुकाएंगे तो उसकी एंट्री होगी वेजेस टू कैश, जब सैलरी चुकाएं तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश। दोनों ही दशाओं में कैश जा रहा है, एक्सपेंसेस है, तो पेमेंट साइड ये है, इसलिए क्या करोगे, बाय वेजेस अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट। तो वेजेस वाले में कितना लिखोगे, वेजेस के कितने रुपए चुकाए हैं, 200 रुपये। तो वेजेस के आगे कैश वाले में लिखो 200, सैलरी कितनी चुकाई, 5,000, सैलरी वाले में लिखो 5,000। उसके बाद है राहुल को 1,000 रुपये देने थे, 900 रुपये में हिसाब चुकता कर दिया उसने, यानी भुगतान चुकता करने हिसाब चुकता कर दिया। वही बात होगी कि हिसाब चुकता करने मतलब पूर्ण भुगतान में इतनी देगा, वो आगे और नहीं देगा। जब आगे और नहीं देगा इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर आपको क्या मानना है, डिस्काउंट ही मानना पड़ेगा। तो कितने रुपए लेने थे उससे, लेने 1,000 थे और दिए उसने कितने, 900। तो किससे प्राप्त किए, राहुल से, तो टू राहुल। कैश में तो कितना आएगा,
900 आएगा और डिस्काउंट में कितना आएगा 100 आएगा, क्योंकि 1000 लेने थे और उसमें उसने 900 रुपये देकर हिसाब चुकता कर दिया। तो 900 रुपये देकर हिसाब चुकता कर दिया तो अंतर की राशि आपको क्या माननी है, डिस्काउंट। तो 100 रुपये है वो डिस्काउंट हो गया। इतना करने के बाद एक बार फिर चेक करो, पहला क्या है, उसने 50,000 रुपये का नगद व्यापार प्रारंभ किया। नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ करते तो उसकी एंट्री कैश टू कैपिटल होती है, तो कैश अकाउंट में टू कैपिटल आ गया। अगर ये पुराना होता तो पहले का व्यापार तो यहाँ पे बैलेंस दिया होता तो आपको टू बैलेंस लिखना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए नगद लगाए उसने लगाए टोटल 50,000 रुपये, तो टू कैपिटल 50,000 आ गया। उसके बाद उसने 20,000 का नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचते हैं तो रुपए आते हैं और उसकी एंट्री होती है कैश टू सेल्स, तो कैश में क्या लिख दिया हमने, टू सेल्स, और कैश वाले कॉलम में 20,000 आ गए। उसके बाद है उसने दिनेश को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। उसने क्या किया है, दिनेश को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। अब दिनेश को जब 10,000 का उधार माल बेचा तो क्या करोगे, देखो 10,000 का उधार माल बेचा, तो जब उधार माल बेचा तो इसकी एंट्री इसमें होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक में एंट्री कब होती है, जब माल नगद बेचा खरीदा जाए तभी होती है। तो इसमें क्या उधार माल बेचा तो इसकी एंट्री इसमें नहीं होएगी। नगद माल खरीदा 20,000 का, जब नगद माल खरीदेंगे तो हमारे से क्या होगा, 20,000 रुपये जाएंगे। जब नगद माल खरीदा है तो उससे रुपये क्या है जाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अपने बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए का खरीदा है, 20,000 का। अब 20,000 का खरीदा तो 20,000 रुपये गए, तो बाय परचेज अकाउंट लिखेंगे 20,000 रुपये से। उसके बाद है रमेश से उधार माल खरीदा, तो रमेश से उधार माल खरीदा तो उधार माल खरीदने की एंट्री इसमें नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि उधार की एंट्री तो इसमें होती नहीं, इसमें तो नगद माल खरीदने बेचने पर ही होती है, तो इसकी एंट्री नहीं होएगी। दिनेश ने पूर्ण भुगतान में 9500 चुकाए। अगर ऐसा होता दिनेश ने 9500 चुकाए तो हमें मान लेते 500 वो बाद में चुकाएगा, तो आपको टू दिनेश 9500 लिखना पड़ता, डिस्काउंट कुछ नहीं होता। लेकिन जब पूर्ण भुगतान आ गया तो इसका मतलब हुआ कि 500 रुपये की जो राशि है वो क्या मानी जाएगी, वो डिस्काउंट माना जाएगा। तो क्या लिखोगे, टू दिनेश कितने रुपए चुकाए, 9500, डिस्काउंट कितने का हो गया, 500 का, तो डिस्काउंट वाले में 500 आ गया। रमेश को 8,000 रुपये नगद चुकाए और 2,000 रुपये का बट्टा प्राप्त किया। अब रमेश को कितने रुपए देने थे, देखो रमेश से पहले हमने 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा था। अब 10,000 रुपये का उधार माल खरीदा और उसे पूर्ण भुगतान में उसने कितने चुकाए हैं, 8,000 चुका दिया हमने उसे, और 2,000 बट्टा प्राप्त किया। तो बट्टा तो वो गया जो हमने प्राप्त किया, कैश जो हमने दिया, तो कितने का कैश दिया हमने इसमें रमेश को, 8,000। तो कैश वाले में तो बाय रमेश, पेमेंट वाले में आएगा कितना आ गया, 8,000, और डिस्काउंट कितना आ गया, डिस्काउंट आ गया 2,000 का। तो बाय रमेश 8,000 और 2,000 आ गया। उसके बाद मजदूरी चुकाई 200 और वेतन चुकाया 500। मजदूरी चुकाई 200 और वेतन चुकाया 500, 5,000। दोनों ही दशाओं में क्या है, हमारी कैश गई है। कैश जाने का मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि पेमेंट है वो कहाँ पे लिखी जाती है, क्रेडिट साइड में। तो टू वेजेस कितने रुपए से, 200 रुपये से, सॉरी बाय वेजेस कितने से, 200 से, और बाय सैलरी कितने से, 5,000 से। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, मान लो जिस महीने की हमने ये कैश बुक बनाई है, अंत में बैलेंस निकालना है, लेकिन बैलेंस सिर्फ कैश वाले कॉलम का निकलेगा, डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस नहीं निकलता, उसका सिर्फ टोटल लगाया जाता है। तो पहले डिस्काउंट वाले का तो क्या करना, आपको टोटल लगाना है। तो डिस्काउंट वाला टोटल इधर तो आ गया 600, और इधर आ गया 2,000, इधर आ गया 2,000। अब आपको कैश वाले का बैलेंस निकालना है। जब आप कैश वाले का बैलेंस निकालोगे तो मैंने बताया था कैश का हमेशा डेबिट साइड ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये प्राप्ति साइड है, और कैश बुक का कभी भी भुगतान साइड प्राप्ति साइड से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप जितने आपके पास है उससे ज़्यादा तो भुगतान कर ही नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, पहले इधर का टोटल लगाना है। तो 50, 70, 70 और 9, 70, 9, 79, 80,400, टोटल कितना आ गया,
80,400। टोटल कितना आ गया? 70, 9, 79, 80,400 आ गया। और इधर हो गया 20 और 8 28, 28 और 5 33, 33,200। तो 80 में से 33 गए, 47 बच गए, 47,200 बच गया। तो कितना आ गया देखो, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो ये कितना आ गया अपना 20, 8, 28, 5, 33, 200, उधर था 80,400 माइनस 33,200, ये आ गया 47,200। कितना आ गया? 47,200 आ गया। तो लिखोगे बाय बैलेंस CD, इसका टोटल आएगा 47,200। टोटल आ गया 80,400। ये अपनी बन गई 2 कॉलम कैश बुक। तो 2 कॉलम कैश बुक में अमाउंट के कितने कॉलम हो गए? 2 हो गए। एक तो किसका? कैश का, एक डिस्काउंट का। डिस्काउंट वाले का तो सिर्फ क्या करना आपको? टोटल लगाना है और कैश का बैलेंस निकालना है। तो डिस्काउंट का टोटल इतना आ गया, इधर 600 रुपये का, उधर आ गया 2,000 का। अब कैश वाले का टोटल इधर आया 50, 70, 9, 79, 80,400, उधर का टोटल आया 33,200, 80,400 में से 33,200 गया तो 47,200 बच गया। कहने का मतलब आपके पास जो अंत में कैश बचा वो कितना बचा? 47,200 बचा। अगर आप अगले महीने की और कैश बुक बनाते हो तो उसमें आपको ये बैलेंस आगे ले जाना पड़ेगा, 2 बैलेंस 47,200। इस तरह से अपनी 2 कॉलम कैश बुक तैयार हो गई। अब नंबर 3 पे अपनी रह गई 3 कॉलम कैश बुक। उसका एग्जाम्पल अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।